कहानी की शुरुआत होती है एक रहस्यमयी सीन से, जहां हमें एक औरत को नदी के पानी से बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है। ये औरत बहुत ही सावधानी से नदी के किनारे की तरफ देखती है और फिर घने जंगल की ओर अपनी नजर घुमाती है। इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी अनदेखे खतरे को महसूस कर रही है। अब जब ये पानी से बाहर आती है तो उसे एहसास होता है कि उसकी बंदूक की सारी गोलियां खत्म हो चुकी हैं। तभी इसका डर अब और बढ़ जाता है। अब ये बिना कुछ सोचे समझे अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर भागने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जंगल के एक दूसरे हिस्से में हमें दो लोग दिखाई देते हैं, जिनमें से एक शिकारी था और दूसरा गाइड था। उनके नाम थे मैथ्यूज और मार्सिया। मार्सिया कभी एक मशहूर रनर हुआ करती थी, लेकिन पैर में गंभीर चोट लगने के बाद उसने एथलेटिक्स छोड़ दी। दोनों जंगल में किसी चीज की तलाश कर रहे होते हैं और जमीन पर पड़े निशान को देखकर आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी अचानक इनकी नजर एक हिरन पर पड़ती है, जिसके बाद शिकारी को मौका मिलते ही वो निशाना साध कर उस पर गोली चलाता है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती और शॉट मिस हो जाता है। इसके बाद चलते चलते मैथ्यूज फिसलकर नीचे गिर जाता है और जब मर्सिया उसे उठाने की कोशिश करती है तो उसकी नजर उसके पास मौजूद एक सील बंद लिफाफे पर पड़ती है। मैथ्यूज बिना देर किए लिफाफे को मर्सिया से वापस ले लेता है और कहता है कि ये लिफाफा उनकी जिंदगी से भी ज्यादा कीमती है। खुद को एक बिजनेसमैन के रूप में बताते हुए वो साफ कर देता है कि उसके लिए पैसा और सौदा सबसे ऊपर है। इसके बाद वो दोनों फिर से अपनी तलाश जारी रखते हैं। रास्ते में उन्हें जमीन पर खून के और भी निशान दिखाई देते हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि जिस जानवर का वो पीछा कर रहे हैं वो घायल है। तभी मैथ्यूज एक चौंकाने वाली बात कहता है कि वो लोग जिस जानवर का शिकार कर रहे हैं वो इंसानों के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ कुत्तों के खाने के लिए है। इतना कहकर वो मार्सिया को एक हथियार थमा देता है और खुद उसी रास्ते से वापस लौट जाता है जहां से वो आए थे। अब मार्सिया अकेली जंगल में आगे बढ़ती है। अब थोड़ी दूर पर जाकर उसे वो घायल जानवर मिल जाता है और वो उसे खत्म करने का मौका भी पा लेती है, लेकिन किसी वजह से उसके हाथ कांप जाते हैं। वो ट्रिगर दबाने से पहले ही रुक जाती है। तभी अचानक यहाँ पर एक और शिकारी आ जाता है, जिसका नाम लियो होता है। हालात समझते ही वो बिना देर किए घायल जानवर को जान से मार देता है, ताकि मर्सिया की तकलीफ खत्म हो सके। फिर वो मर्सिया से कहता है कि अब शिकार खत्म हो चुका है और उसे उसके साथ वापस लौट जाना चाहिए। जब दोनों वापस हंटर्स के लॉज और कैंप पर पहुंचते हैं तो मर्सिया को पता चलता है कि शिकारी मैथ्यूज की हालत बिगड़ गई थी और उसे रेस्क्यू करके वहां से लाया गया है। थोड़ी देर बाद कैंप का चीफ मॉक्स मर्सिया से कुछ नाराज नजर आता है, क्योंकि उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि मर्सिया ने अपने एक साथी को जंगल में अकेला छोड़ दिया। मर्सिया अपनी गलती मानती है, लेकिन साथ ही वो ये भी कहती है कि उसे इस काम से मिलने वाले पैसों की बहुत जरूरत है। लेकिन मॉक्स का फैसला सख्त था। वो साफ कह देता है कि आज तुम्हारा गाइड के तौर पर आखिरी दिन था। इस डॉट के बाद मार्सिया को अस्पताल से कॉल आता है, जहां उसे बताया जाता है कि उसका अपॉइंटमेंट अगले हफ्ते की शुरुआत में रख दिया गया है। लेकिन तभी मार्सिया को यहाँ एक और बड़ा झटका लगता है। उसे पता चलता है कि उसका हेल्थ इंश्योरेंस ही नहीं है और जिस पैर की सर्जरी वो करवाना चाहती थी उसका खर्च हॉस्पिटल नहीं उठा पाएगा। ये सुनते ही वो पूरी तरह से टूट जाती है और गुस्से में आ जाती है। इसी बीच अचानक उसकी नजर मैथ्यूज की जैकेट में रखे उस सील बंद लिफाफे पर पड़ती है। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। बिना वक्त गवाए वो जैकेट उठा लेती है और उसी रास्ते पर वापस निकल पड़ती है जहां से वो आई थी। जंगल के बीच से गुजरते समय उसे दूर एक बहुत पुराना और विशाल किला दिखाई देता है। वो समझ नहीं पाती कि आखिर वहां कौन रहता है, लेकिन किले की मौजूदगी माहौल को और डरावना बना रही थी। रास्ते में वो अस्पताल में कॉल करके उनसे रिक्वेस्ट करती है कि उसका अपॉइंटमेंट होल्ड पर रख लिया जाए, क्योंकि वो अपने इलाज के लिए पैसों का इंतजाम कर रही है। लेकिन तभी कॉल में एक अजीब सा शोर और इंटरफेरेंस होने लगता है और अचानक फोन कट जाता है। वहीं अब बारिश भी बहुत जोरों से हो रही थी। तभी मर्सिया चोरी किया हुआ वो लिफाफा पढ़ने का फैसला करती है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है, क्योंकि वो चिट्ठी पढ़ने में इतना डूब जाती है कि सामने सड़क पर उसका ध्यान ही नहीं रहता। तभी अचानक वही औरतें जिसे हमने कहानी की शुरुआत में नदी से बाहर निकलते हुए देखा था, वो सीधे सड़क के बीचों बीच आ खड़ी होती है। मर्सिया को संभलने का मौका तक नहीं मिलता और कार उस अजनबी औरत से टकरा जाती है। जो हुआ उसे देखकर मर्सिया बुरी तरह से घबरा जाती है। वो तुरंत गाड़ी से बाहर निकलती है और उस औरत की मदद करने की कोशिश करती है। औरत अपना नाम सिल्वा बताती है, लेकिन उसकी बातें बेहद अजीब होती है। वो डरते हुए कहती है कि यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कंपटीशन अभी खत्म नहीं हुआ है। मार्सिया को उसकी बातों का कोई मतलब समझ में नहीं आता, लेकिन तभी जंगल की गहराइयों से फुसफुसाहटें और धीमी चीखें जैसी आवाजें आने लगती हैं।
माहौल अचानक बेहद डरावना हो जाता है। मार्सिया को पता नहीं होता कि उसी वक्त जंगल के घने अंधेरे में कोई बेहद तेज और खतरनाक चीज उन पर नजर रखे हुए है। वो सिल्वा को ठंड से बचाने के लिए मैथ्यूज की जैकेट दे देती है और दोनों जल्दी से कार के अंदर बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद होता है, गाड़ी के सामने एक अजीब सा इंसानी आकार वाला खौफनाक प्राणी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगता है। मार्सिया बिना एक पल गवाए गाड़ी स्टार्ट करती है और पूरी रफ्तार से आगे बढ़ती है, लेकिन वो नहीं जानती कि सामने वाला खतरा इंसानों से कहीं ज्यादा तेज है। वही खौफनाक प्राणी छलांग लगाकर सीधे गाड़ी के ऊपर आ जाता है। ये देखते ही घायल सिल्वा डर के मारे चीखने लगती है। घबराकर मार्सिया अचानक जोर से ब्रेक मारती है, जिससे वो दरिंदा गाड़ी के सामने उछलकर नीचे गिर जाता है। लेकिन मुसीबत यहीं पर खत्म नहीं होती। तेज आंधी तूफान के कारण एक बड़ा पेड़ नीचे गिर जाता है, जिस वजह से मार्सिया को गाड़ी तेजी से पीछे लेनी पड़ती है। इसी अफरा तफरी में गाड़ी सड़क से फिसल जाती है और कीचड़ में फंस जाती है। अब कुछ सेकंड्स के लिए सब कुछ शांत सा लगता है, जैसे मानो खतरा टल गया हो। लेकिन तभी वही भयानक प्राणी फिर से सामने आ जाता है। एक ही झटके में वो कार की खिड़की तोड़ देता है और सिल्वा को उसकी चीखों के साथ मैथ्यूज की जैकेट समेत घसीटते हुए जंगल की गहराइयों में ले जाता है। मार्सिया बस बेबस होकर ये सब देखती रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ है। तभी अचानक उसके बगल में एक और खौफनाक प्राणी आ खड़ा होता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। डर के मारे मार्सिया गाड़ी से बाहर कूदती है और सड़क पर जान बचाकर भागने लगती है। लेकिन किस्मत फिर से उसे मुश्किल में डाल देती है। एक तेज रफ्तार ट्रेन सड़क के बीच से गुजरने लगती है, जिससे रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो जाता है। मजबूर होकर मार्सिया जंगल की ओर भाग पड़ती है। पीछे क्या उसका पीछा कर रहा है उसे खुद नहीं पता। वो बस इतना जानती है कि अगर वो रुकी तो जिंदा नहीं बचेगी। वो ट्रेन की पटरियों की तरफ दौड़ती है और पूरी ताकत लगाकर ट्रेन निकलने से पहले पटरी पार करने की कोशिश करती है और इस बार किस्मत उसका साथ देती है। वो आखिरी सेकंड में पटरी पार कर लेती है और उसका पीछा कर रहा प्राणी चलती ट्रेन के नीचे आकर कुचला जाता है। अभी भी मार्सिया रुकती नहीं है, वो लगातार दौड़ती रहती है। तभी उसे चारों ओर से नई और डरावनी चीखों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। घबराकर वो एक ढलान पर चढ़ती है और नीचे नजर डालती है। नीचे उसे काले कपड़ों में ढके कई अजीब प्राणी दिखाई देते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि अब वो आगे मार्सिया का पीछा नहीं करते। किस्मत से मार्सिया की नजर पास ही में बस एक छोटे से गांव पर पड़ती है और वो सीधे उसकी ओर बढ़ती है। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि उसने पुलिस को कॉल कर दिया है। वहां पहुंचने पर वो पुलिस ऑफिसर एस्थर को पूरी घटना बताती है और दावा करती है कि कोई चीज उस औरत को जबरदस्ती जंगल में घसीट कर ले गई है। लेकिन एस्थर इस कहानी को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती। वो मार्सिया से कहती है कि उसे आज की रात पास के गांव बोनहोफ में ही बितानी पड़ेगी, क्योंकि सड़क की सफाई करने वाली टीम हफ्ते की शुरुआत में आएगी। जब एस्थर मार्सिया की गाड़ी की जांच करती है तो उसे कुछ सिरिंज मिलती है। ये देखकर उसे लगता है कि शायद मार्सिया ने कोई नशीली या भ्रम पैदा करने वाली दवाएं ली हैं और इसी वजह से उसे सब कुछ अजीब लग रहा है। असल में जो हुआ उसकी सच्चाई से एस्थर पूरी तरह से अनजान रहती है। मार्सिया बार बार जोर देती है कि इस इलाके की जांच की जाए, लेकिन एस्थर साफ कह देती है कि वो जमीन प्राइवेट प्रॉपर्टी है और बिना परमिशन वहां जाना पॉसिबल नहीं है। आखिरकार एस्थर मार्सिया को गांव तक छोड़ देती है। थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि मार्सिया अपनी गाड़ी को मरम्मत के लिए दे देती है, लेकिन उसके चेहरे से साफ झलकता है कि उसके दिमाग में अब भी वही डरावनी घटनाएं घूम रही हैं। मैकेनिक लॉरा जांच करने के बाद बताती है कि मार्सिया की गाड़ी का एक्सल पूरी तरह टूट चुका है और उसे ठीक करने में काफी मेहनत लगेगी, साथ ही खर्चा भी बहुत ज्यादा आएगा। लेकिन लॉरा एक ऑफर देती है कि वो ये गाड़ी खुद मार्सिया से खरीद सकती है। इसी बीच पुलिस ऑफिसर एस्थर सलाह देती है कि मार्सिया ट्रेन से अपने घर वापस चली जाए, क्योंकि फिलहाल यही सबसे सुरक्षित रास्ता होगा। इसके बाद मार्सिया को रेलवे स्टेशन ले जाया जाता है, जहां वो ट्रेन के आने का इंतजार करती है। अनजान जगह और हालात को देखते हुए वो अब भी मैथ्यूज से मिली बंदूक अपने पास रखती है, ताकि जरूरत पड़ने पर खुद को बचा सके। किस्मत से ज्यादा देर नहीं लगती और ट्रेन स्टेशन पर पहुंच जाती है। मार्सिया जल्दी में उसमें चढ़ने लगती है, लेकिन तभी उसका फोन बजता है। फोन पर होता है मिस्टर मैथ्यूज। वो गुस्से में उससे पूछता है कि आखिर तुमने क्या चुराया है। मैथ्यूज मार्सिया को धमकी देता है कि वो ईमानदारी से वो चीज वापस करे, क्योंकि उसके पास अपने मकसद को पाने के लिए कई और खतरनाक तरीके भी हैं। थोड़ी ही देर बाद हमें पता चलता है कि जानकारी हासिल करने के लिए मैथ्यूज ने मॉक्स को घायल कर दिया है, ताकि वो मार्सिया के बारे में सब कुछ जान सके। इसी बीच ट्रेन से दो औरतें नीचे उतरती हैं और सीधे बाहर खड़ी एक गाड़ी की ओर बढ़ती हैं।
दोनों के अंदर बैठते ही कार तेजी से वहां से निकल जाती है। लगातार मिल रही धमकियों के कारण मार्सिया ट्रेन में चढ़ने का इरादा बदल लेती है। वो यही कस्बे में ही रुकने का फैसला करती है, क्योंकि उसका असली मकसद अब सिल्वा को ढूंढना होता है। वही सिल्वा जिसके पास मैथ्यूज की जैकेट और वो रहस्यमय चिट्ठी दोनों थी। अब मार्सिया को पास ही में एक साइकिल और उस इलाके का नक्शा दिखाई देता है। बिना वक्त गवाए वो सीधे उस जगह की ओर निकल पड़ती है जहां हादसा हुआ था। जंगल की गहरी अंधेरी रात से डरे बिना और किडनैप्ड औरत को बचाने की उम्मीद में मार्सिया जंगल के अंदर घुस जाती है। वो खून के निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ती है और जल्द ही उसे प्राइवेट प्रॉपर्टी की ऊंची दीवार दिखाई देती है। दीवार पर लगे खून के धब्बे देखकर उसका शक और पक्का हो जाता है। बिना ये सोचे कि अंदर क्या होने वाला है, मार्सिया दीवार फांदने का फैसला करती है। जैसे ही वो दीवार के अंदर पहुंचती है तो खुद को घनी बेलों और पौधों की एक भूल भुलैया में फंसा पाती है। किसी तरह रास्ता ढूंढते हुए वो डोंग के अंदर घुस जाती है। आगे बढ़ते हुए उसे एक बूढ़ा आदमी घोड़ों की काठियां साफ करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ये साधारण काठियां नहीं होती है, ये खून से सनी हुई होती है और इनमें से अब भी बूंदें टपक रही होती हैं। बूढ़ा आदमी मार्सिया की मौजूदगी से बेखबर होता है और थोड़ी ही देर में एक दरवाजे से होकर नीचे की ओर चला जाता है, जो शायद बेसमेंट में खुलता है। मार्सिया चुपचाप उसका पीछा करती है। जब वो आदमी आगे निकल जाता है तो मार्सिया उसी दरवाजे से अंदर जाती है और वहां उसे मिलती है एक पुरानी जेल। लेकिन मार्सिया को वहां कुछ ऐसा मिल जाता है जो उसे कभी भी नहीं देखना चाहिए था। एक छोटे से कंपार्टमेंट में घुसते ही उसका सामना होता है सिल्वा के घायल शरीर से, जो हुक और चेन से लटका हुआ था। ये सीन देखकर मार्सिया का दिल धड़क उठता है और डर से उसका शरीर कांपने लगता है। फिर भी वो धीरे धीरे सिल्वा के पास जाती है और तभी उसकी पीठ पर बने एक टैटू को नोटिस करती है, जिसे वो अपने दिमाग में याद कर लेती है। तभी सिल्वा अचानक जिंदा होने का राज खोलती है। मार्सिया तुरंत उसकी मदद करने की कोशिश करती है। वो सिल्वा को जंजीरों से मुक्त करती है और जब सिल्वा फर्श पर गिरती है तो उसकी नजर जैकेट और उस रहस्यमयी चिट्ठी पर पड़ती है। लेकिन जैसे ही मार्सिया उन्हें लेने के लिए आगे बढ़ती है, अचानक एक काला कपड़ा पहना एक प्राणी सामने प्रकट हो जाता है। वो इन दोनों पर हमला कर देता है, सिल्वा को मार डालता है और मार्सिया के हाथ घायल हो जाते हैं, जिससे उसका मोबाइल भी टूट जाता है। लेकिन तभी मार्सिया तेजी से सोचती है और अपनी बंदूक उठाकर प्राणी पर गोली चलाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो कंपार्टमेंट से बाहर भागने में कामयाब हो जाती है। मार्सिया अब एक अंडरग्राउंड कमरे से होकर यहाँ से बाहर निकल जाती है। अब सुबह हो जाती है और मार्सिया नदी के पास किसी और जगह से भागने में सफल हो जाती है। रास्ते में वो एक मछुआरे को देखती है और उसकी ओर हाथ हिलाती है, लेकिन मछुआरा उसे बिल्कुल नोटिस नहीं करता। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे वही डरावना काला प्राणी दौड़ता हुआ आता दिखाई देता है। मार्सिया प्राणी से रुकने के लिए कहती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। मजबूर होकर वो गोली चला देता है। फिर वो प्राणी के पास आकर उसका हुक हटाती है तो चौक पर पाती है कि ये तो एक खूबसूरत औरत थी। लेकिन ये राहत सिर्फ कुछ पलों की ही थी, क्योंकि जल्द ही वो खूबसूरत औरत एक खतरनाक वैम्पायर जैसी प्राणी में बदल जाती है और मार्सिया को गले से पकड़ लेती है। और मौत से बचने के लिए मार्सिया तुरंत वैम्पायर पर गोली चलाती है और जमीन पर गिर जाती है। तभी वो वैम्पायर की तलवार उठाती है और सीधे उसके सीने में गाड़ देती है और वहां से भाग निकलती है। फिर कहानी की शुरुआत वाला सीन फिर से दोहराया जाता है और मार्सिया नदी में तैरते हुए मछुआरे की ओर बढ़ती है, जबकि प्राणी अब भी जिंदा और खतरनाक स्थिति में था। जैसे ही मार्सिया नदी के किनारे पर आती है, वही वैम्पायर उसके पीछे दौड़ता है। लेकिन जैसे ही वो शिकार के करीब पहुंचता है, मार्सिया मछुआरे की नाव में कूद जाती है। डर और हड़बड़ी में वो नाव की मोटर चालू कर देती है और मछुआरे की बातें, जो कि मछली पकड़ने के जाल के बारे में थी, वो नजरअंदाज कर देती है, जिसके कारण जल्द ही वो जाल प्रोपेलर्स में फंस जाता है। डर के मारे वो तुरंत पानी में कूद जाती है ताकि प्रोपेलर को आजाद कर सके। लेकिन तभी उसकी नजर एक मृत महिला के शरीर पर पड़ती है। इधर मछुआरा मोटर चालू कर देता है, उधर वैम्पायर मार्सिया के पास आ जाता है। मार्सिया उस पर गोली चलाती है, लेकिन तभी वो जाल में फंस जाती है, जिससे वो भी नाव के साथ साथ खिंच चली जाती है। कुछ ही समय बाद मोटर फिर से खराब होने लगती है, लेकिन तब तक जोश मार्सिया को पानी से बाहर निकाल देता है। मार्सिया उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है और फिर काउंटेस के किले की ओर बढ़ जाती है। किले में पहुंचकर वो मिलती है मिसेस वोनी से, जो किले की एडमिनिस्ट्रेटर थी और उस समय ऑफिसर एस्थर से बात कर रही थी। मार्सिया बताती है कि उसने उस महिला को ढूंढ लिया है और वो पिछली रात की कई घटनाओं के बारे में बताना चाहती है। वोनी उसे उसकी देखभाल के लिए कहती है, लेकिन मार्सिया मना कर देती है और अपना घायल हाथ दिखाती है।
वो बताती है कि काउंटेस की प्राइवेट प्रॉपर्टी में पागल जैसे लोग रहते हैं जो लोगों का शिकार करते हैं और उन्हें मार देते हैं। लेकिन मार्सिया को एक और बड़ा झटका लगता है जब उसे बताया जाता है कि काउंटेस मृत पाई गई है। थोड़ी ही बातचीत के बाद मार्सिया को डॉक्टर के पास इलाज के लिए ले जाया जाता है, लेकिन यहाँ उसकी नजर एक औरत पर पड़ती है, हेलेना। उसे देखकर मार्सिया को एहसास होता है कि हेलेना और वो खौफनाक प्राणी जिसने उस पर हमला किया था दोनों बहुत मिलते जुलते हैं। इलाज के बाद मार्सिया किले के रहस्यों को लेकर चिंतित रहती है। वो एस्थर से कहती है कि वो उस कमरे की जांच करे जहां उसने सिल्वा को पाया था। ये बात हेलेना का भी ध्यान आकर्षित कर लेती है और वो अचानक चौकन्नी नजर आती है। कुछ ही मिनट बाद जब वो वहां कमरे में पहुंचते हैं तो वहां केवल एक हिरन लटका हुआ होता है, शिकार के लिए, खाना बनाने के लिए। मार्सिया एस्थर की जांच से संतुष्ट नहीं होती, लेकिन जब उसे अपना टूटा हुआ मोबाइल जिस पर खून के धब्बे लगे हुए थे वो मिलता है तो वो कहती है कि ये सबूत के तौर पर काम करेगा। लेकिन एस्थर बस इतनी बात कहती है कि मार्सिया ने प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसपैठ की है और ये उसे गिरफ्तारी तक ले जा सकता है। इसी बीच वो नहीं कहती है कि इतना करने की जरूरत नहीं है और वो घायल मार्सिया को किले का एक कमरा देती है जहां वो सबसे सुरक्षित और आरामदायक तरीके से ठीक हो सके। डरी सहमी मार्सिया अब ये फैसला करती है कि वो यहाँ और नहीं रुकेगी और एस्थर से कहती है कि उसे किले के बाहर ले जाया जाए। गाड़ी में बैठते ही मार्सिया अपनी दवाइयां लेती है, जिसे देखकर एस्थर को लगता है कि शायद यही कारण है कि मार्सिया को भ्रम और हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। रास्ते में पुलिस ऑफिसर शॉर्टकट लेने का फैसला करती है, जिससे मार्सिया पूरी तरह उलझन में पड़ जाती है। तभी वो लोग जोश से टकराते हैं, जिसे देखकर पुलिस ऑफिसर गाड़ी रोकती है ताकि जोश नदी के पास हुई घटनाओं की पुष्टि कर सके। लेकिन जोश कहता है कि उसने केवल इस औरत को पानी से बाहर निकाला था और इसके बदले में उसकी नाव भी खराब हो गई थी। एस्थर मार्सिया से कहती है कि वो उसे फॉलो करे, लेकिन जब मार्सिया देखती है कि जोश सच में जानता है, वो नहीं बता रहा है, तो मार्सिया कहती है कि वो वहीं रुकेगी। जोश भी मान जाता है और मार्सिया को कस्बे की ओर ले जाने का जिम्मा लेता है। अब जोश उसे अपने कैबिन में ले जाता है जो उसने अपने खत्म हो चुके चाचा से विरासत में पाया था। जोश मार्सिया से कहता है कि जितना कम तुम अजनबियों से बात करोगी उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। वो आगे बताता है कि हंटिंग ग्रुप के कुछ लोग मानते हैं कि काउंटेस की प्रॉपर्टी में अजीब घटनाएं होती हैं। जोश चेतावनी देता है कि प्रॉपर्टी में बहुत हंटिंग होती है, लेकिन ये केवल स्पोर्ट्स हंटिंग नहीं थी। मार्सिया पूछती है कि फिर वो लोग कुछ करते क्यों नहीं। जोश जवाब देता है कि वो काउंटेस के लोगों में दखल अंदाजी नहीं कर सकते और वो उसे जल्द ट्रेन पकड़ने के लिए ले जाएगा। फिर मार्सिया जोश से इंटरनेट इस्तेमाल करने की मांग करती है और जोश उसकी मदद करने के लिए उसे एक फैसिलिटी में ले जाता है। कुछ ही मिनट बाद जब वो टैटू और काउंटेस के परिवार के बारे में रिसर्च करती है तो उसे सिल्वा और उन महिलाओं की पुरानी तस्वीरें मिलती है जिन्हें उसने ट्रेन से उतरते हुए देखा था। उसे अब पता चलता है कि ये महिलाएं पहले एथलीट थीं, लेकिन अब उन्हें गुमशुदा माना जाता है। अचानक किसी की हल्की आवाज उसका ध्यान हॉलवे की तरफ खींचती है। अब वो जिज्ञासु होकर वो आवाज का पीछा करती है और जोश को ढूंढती है, लेकिन उसकी नजर एक शूटिंग रेंज पर पड़ती है जहां टारगेट्स पर वही टैटू बने हुए थे। तभी माहौल और डरावना हो जाता है जब टारगेट्स अपने आप हिलने लगते हैं। अचानक एस्थर लाइट ऑन कर देती है और पूछती है कि मार्सिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मार्सिया उसे अपने द्वारा ढूंढी गई चीजों के बारे में बताती है और ये सुनकर एस्थर मार्सिया को अपने ऑफिस में बातचीत के लिए बुलाती है। स्टेशन में मार्सिया चाहती है कि एस्थर उस महिला के परिवार को कॉल करे जिसकी मौत उसने देखी थी, लेकिन पुलिस ऑफिसर कहती है कि बिना शव के या बिना कोई ठोस सबूत के कोई अपराधी नहीं माना जाएगा। नाराज होकर मार्सिया एस्थर पर आरोप लगाती है कि वो काउंटेस के लोगों की मदद कर रही है, जिससे अब माहौल और ज्यादा बिगड़ जाता है। जवाब में एस्थर कहती है कि मार्सिया, अब तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड बढ़ रहा है और ये सिर्फ जैकेट चोरी के कारण नहीं है। जब एस्थर और मार्सिया की बहस चल रही होती है तो उसी दौरान बिना एस्थर को बताए जोश चुपचाप टेबल से एक पुरानी किताब उठा लेता है। आखिरकार पुलिस ऑफिसर मार्सिया से कहती है कि वो यहाँ से चली जाए और झूठे आरोप लगाना बंद करे। जैसे ही मार्सिया जोश की कार में बैठती है तो जोश उसे वो किताब दिखाता है जो उसने चोरी छिपे ली थी। किताब लिखने वाला कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि हांस बोडेस्की था, जो काउंटेस का पूर्वज था। उसे ब्लैक नाइट के नाम से जाना जाता था, जो युद्ध में निडर और कैदियों को मौत से पहले भयानक दर्द देने के लिए कुख्यात था। उन्हें किताब के अंदर एक कागज मिलता है जिस पर एस्थर की लिखावट थी, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि एस्थर खुद काउंटेस चार्लोट के इतिहास पर रिसर्च कर रही थी। कुछ देर बाद मार्सिया आखिरकार ट्रेन में चढ़ जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर एना पर पड़ती है, वही महिला जिसे उसने एथलीट्स वाली तस्वीर में देखा था, जो ट्रेन से उतर रही थी। मार्सिया उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रही है,
जिस पर अन्ना उसे जवाब देती है कि वो कंपटीशन में हिस्सा लेने जा रही है। जब मार्सिया से पूछा जाता है कि क्या वो भी साथ चलना चाहेगी, तो वो मना कर देती है। एक बार फिर किस्मत मार्सिया का साथ नहीं देती और वो ट्रेन मिस कर देती है। अकेली बैठी हुई वो स्टेशन पर लगे इलाके के नक्शे को ध्यान से देखने लगती है और अचानक उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, जिसके बाद वो जोर लगाकर उस नक्शे को कांच से बाहर निकाल लेती है। अब मार्सिया अपने खून से नक्शे पर बिंदुओं को जोड़ती है और देखती है कि पूरा इलाका मिलाकर एक स्टार की शेप बन रही है, बिल्कुल वैसा ही जैसा टैटू पर बना हुआ था। अब उसे समझ में आ जाता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। वो तुरंत जोश के पास लौटती है और उसे सारी बात बताती है। वो कहती है कि जब वो डोम में घुसी थी और जमीन के नीचे गई थी तो उसे सुरंगों का एक जाल मिला था, जो अब उसे समझ आता है कि इन 5 अलग अलग चीजों को जोड़ता है। मार्सिया बताती है कि वहाँ जो हो रहा है वो एक प्राचीन खेल है। पुराने जमाने में युद्ध के दौरान एक खबरी को आदेश दिया जाता था कि वो संदेश को हर हाल में आगे पहुंचाए। उसके लिए चाहे उसे गोलीबारी के बीच से गुजरना पड़े, जरूरत पड़ने पर तैरना पड़े और यहाँ तक कि लड़ना भी पड़े, तो उसे सब कुछ करना पड़ता था। और यही खेल आज के समय में इंसानों के साथ दोहराया जा रहा है। सच्चाई जानने के इरादे से मार्सिया और जोश पौधों की भूल भुलैया की ओर जाते हैं। जैसे ही वो दोनों अंदर कदम रखते हैं, उन्हें किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। आवाज से लगता है कि जैसे वो ऐना है। अब वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाग दौड़ में दोनों अलग हो जाते हैं। तभी मार्सिया देखती है कि ऐना भूल भुलैया के एक रास्ते में जान बचाकर भाग रही है और उसके पीछे एक शिकारी प्राणी लगा हुआ है। अगले ही पल मार्सिया की आंखों के सामने ऐना उस प्राणी के हाथों पकड़ ली जाती है। मार्सिया किसी तरह भूल भुलैया से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है और चारों तरफ जोश को ढूंढने लगती है, लेकिन जोश अब तक बाहर नहीं आया होता है। तभी वो उस शिकारी प्राणी का पीछा करती है जो ऐना को घसीटते हुए जमीन के नीचे ले गया था, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उनका कोई नामो निशान नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद मार्सिया एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात रीना से होती है, जो इस खतरनाक कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली अगली खिलाड़ी थी। मार्सिया खुद को संभालते हुए अंदर जाती है और दावा करती है कि वो भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी, जिसके बाद कुछ ही पलों में वो भी फेंसिंग गियर पहन लेती है। जैसे ही घंटी बजती है, मार्सिया रीना को चेतावनी देती है कि इस खेल को चलाने वाले लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद वो रीना को बाहर निकाल देती है और उसकी जगह खुद अंदर बंद हो जाती है। अब चेहरे पर मास्क लगाकर मार्सिया मुकाबले की लोकेशन की ओर बढ़ती है। वहां उसका सामना होता है वोनी से, जो इस पूरे खेल की निगरानी कर रही थी। जब वोनी उसकी फेंसिंग की तलवार को असली तलवार से बदल देती है, तो वो अपने आप को बिल्कुल शांत रखती है और कुछ नहीं कहती। वोनी के जाते ही अचानक एक और प्रतियोगी अंदर घुस आता है। उसकी डरावनी गुर्राहट से साफ हो जाता है कि वो मार्सिया को जिंदा छोड़ने के इरादे में नहीं था। अब दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद मार्सिया कमजोर पड़ने लगती है। जल्दी ही उसके कपड़े भी फट जाते हैं और उसकी तलवार भी हाथ से छूट जाती है। वो किसी तरह तलवार को वापस उठाती है, लेकिन तभी दुश्मन का वार सीधे उसकी आंख पर होता है। लेकिन किस्मत से फेंसिंग मास्क की लोहे की परत उसकी जान बचा लेती है। जैसे ही विरोधी उसका मास्क हटाती है, तो फिर मार्सिया भी पलटकर ऐसा वार करती है कि सामने वाले का चेहरा भी बेनकाब हो जाता है। और इस बार सामने होती है मैकेनिक लॉरा, जो असल में एक और शिकारी वैम्पायर निकलती है। इसी वक्त अचानक एक दरवाजा खुलता है और जोश वहां पे आ जाता है। वो मार्सिया को खींचकर अंदर ले जाता है और दोनों किसी तरह हमले से बच निकलते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें एहसास होता है कि वो गांव की वर्कशॉप में पहुंच चुके हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। एक बार लॉरा फिर से मार्सिया के सामने आ जाती है। इस बार मार्सिया पूरी ताकत से मुकाबला करती है और जोश की मदद से वो लॉरा को एक गाड़ी के नीचे दबा देते हैं, जिससे उन्हें कुछ समय मिल जाता है। अब दोनों तुरंत नीचे की सुरंगों में वापस लौटते हैं और आगे भागते हुए एक दरवाजा पाते हैं। वो अंदर छुप जाते हैं और कुछ देर के लिए उस प्राणी से बच जाते हैं। उस कमरे में उन्हें पुरानी किताबें मिलती हैं। इनमें वो किताबें भी होती हैं जो पहले एस्थर के पास थी। मार्सिया एक ऐतिहासिक ग्रंथ उठाती है जिसमें लिखा होता है कि काउंटेस और उसकी 4 सहयोगियों ने अमरता पाने के लिए मकोब नाम के काले कर्म किए थे और इन जघन्य अपराधों के कारण उन्हें मौत की सजा दी गई थी। वहीं कुछ दिनों बाद उनकी लाशें रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थीं। अब मार्सिया और जोश सुरंगों के रास्ते आगे बढ़ते हैं। नक्शे पर बने पेंटाग्राम के अगले बिंदु को फॉलो करते हुए चलते चलते मार्सिया किताब में लिखी आगे की बात पढ़ती है और एक और चौंकाने वाला सच सामने आता है। चर्च को काउंटेस और उसकी शिष्यों को जिंदा और बदले हुए रूप में पाया गया था।
लड़ाई से बचने के लिए उन्होंने एक चालाक समझौता किया। चर्च के द्वारा काउंटेस से एक दस्तावेज पर साइन करवाए गए, जो देखने में तो समझौता था, लेकिन असल में एक भयानक श्राप था। उस श्राप के मुताबिक काउंटेस और उसके सभी फॉलोअर्स हमेशा के लिए अपनी ही जमीन की सीमाओं में कैद हो जाएंगे। मार्सिया के दिमाग में अब एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर ये आखिरी टुकड़ा कौन है? काउंटेस शायद मर चुकी है और जिन वैम्पायरों से वो अब तक भिड़ चुकी है वो तो सामने आ चुके हैं। तभी जोश उससे कहता है, जरा सोचो, आखिर इस खेल का असली खिलाड़ी कौन हो सकता है? उधर काउंटेस की जमीन पर मैथ्यूस पहुंच जाता है। यहाँ रास्ता बंद देखकर वो बिना देर किए अपने गुर्गों को आदेश देता है कि रोड तुरंत खुलवाई जाए। वहीं इधर किले के अंदर मार्सिया और जोश एक काम करने वाले आदमी से छुपते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो आदमी एक खुला दरवाजा देख लेता है और जोश को उसी कमरे में बंद कर देता है। जब अपने दोस्त को बचाने के लिए मार्सिया आगे बढ़ती है, तभी वो देखती है कि वही बूढ़ा आदमी पीड़ितों के कपड़े जला रहा है। मौका पाकर वो चुपचाप उसकी चाबियां चुरा लेती है, लेकिन तभी बूढ़ा आदमी मैथ्यूस की सील बंद चिट्ठी उठा लेता है। वो सील तोड़ देता है और अंदर रखे पुराने स्क्रॉल और रहस्यमय लिखावट को देखता है। ये देखकर मार्सिया घबरा जाती है और उसके हाथ से चाबी नीचे गिर जाती है। अब जब वो दोबारा उस बूढ़े की ओर देखती है तो वो वहां पर नहीं होता है। फिर मार्सिया चिट्ठी उठाने के लिए कमरे में घुसती है, लेकिन तभी वो आदमी अचानक उसके सामने आ जाता है और जलते कोयले के औजार से उस पर हमला कर देता है, जिससे मार्सिया बुरी तरह घायल हो जाती है। जान बचाने के लिए मार्सिया पास पड़ी एक मेज से खुद का बचाव करती है। अपनी आखिरी ताकत लगाकर वो बूढ़े से भिड़ती है और आखिरकार उसे बेहोश कर देती है। खून में लथपथ मार्सिया किसी तरह चाबियां दरवाजे के नीचे से जोश तक पहुंचा देती है और उससे कहती है कि वो हिले नहीं, क्योंकि कुछ खतरनाक चीजें उसके पास आ रही हैं। इसके बाद मार्सिया ऊपर की मंजिल पर चढ़ती है और मिसेस वोनी की रसोई में पहुंच जाती है, लेकिन जो दृश्य वहां उसका इंतजार कर रहा था वो उसकी रूह तक हिला देता है। यहाँ वोनी और वैम्पायर डॉक्टर इंसानी शरीर के टुकड़े खा रहे थे। मार्सिया ये सब देखकर दंग रह जाती है और तभी अचानक मार्सिया पर पीछे से हमला हो जाता है। एक तलवार उसके शरीर को भेद देती है और दर्द के कारण वो बेहोश हो जाती है। कई घंटों बाद जब मार्सिया की आंख खुलती है तो वो खुद को उस जगह पाती है जहां पहले सिल्वा को रखा गया था और सामने खड़ी होती है वोनी, जो अब अपने असली इरादों के साथ तैयार थी, ठीक वैसे ही जैसे काउंटेस ने उन्हें सिखाया था। अब मार्सिया घबरा कर कहती है कि उसे बताया गया था कि काउंटेस मर चुकी है, लेकिन वोनी जवाब देती है कि हर बात पर भरोसा नहीं किया जाता। इसके बाद वोनी मार्सिया को भी हुक और जंजीरों से लटका देती है, ठीक वैसे ही जैसे उसने बाकी शिकारों के साथ किया था। वो बताती है कि इन पीड़ितों के शरीर को हमेशा के लिए जवान और परफेक्ट रखने का यही एक तरीका है। यहाँ सबसे बड़ा राज हमारे सामने आता है कि उनकी अमरता का राज ये है कि बलि किसी आम इंसान की नहीं दी जाती, बल्कि ऐसे योद्धाओं की दी जाती है जो आज के समय में एथलीट्स हो। तभी मार्सिया एक टेबल गिरा देती है और उसका सामान नीचे बिखर जाता है। वोनी की नजर तुरंत उस सीलबंद लिफाफे पर पड़ती है। उसे पढ़ते ही वो चौंक जाती है और मार्सिया से पूछती है कि तुम असल में यहाँ क्या करने आई हो? दरअसल ऐसा इसलिए था क्योंकि ये वही दस्तावेज थे जिन्हें वो सैकड़ों सालों से ढूंढ रही थी, ऐसे कागज जो उन्हें श्राप से मुक्त कर सकें और पूरी दुनिया को अमरता और युद्ध की आग में झोंक सकते थे। वोनी के जाते ही घायल लेकिन हिम्मत न हारने वाली मार्सिया किसी तरह खुद को जंजीरों से आजाद कर देती है और नीचे मौजूद खून से भरे गड्ढे में कूद जाती है, जहां मरे हुए शिकारों की जीवन शक्ति बह रही होती है। वहीं उस अंधेरे और खून से भरी जगह में उसका सामना होता है एक ऐसे प्राणी से जो खुद को फिर से रीजनरेट कर रहा था। और तभी सबसे बड़ा खुलासा होता है कि वो प्राणी कोई और नहीं बल्कि खुद काउंटेस होती है। अब मार्सिया आम इंसानों से नहीं बल्कि अमर राक्षसों की रानी से सामना करने वाली थी। अचानक ऊपर से वो बूढ़ा आदमी उसे देख लेता है और मार्सिया चौंक जाती है, लेकिन वो किसी तरह वहां से भाग निकलने में सफल हो जाती है। अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए और उस प्राणी की कमजोरी का फायदा उठाकर वो उसके सर का एक हिस्सा कुचल देती है और उसे उस खून से भरे तालाब में डुबोकर खत्म कर देती है। तभी मार्सिया की नजर दीवार पर बनी एक दरार पर पड़ती है। वो वहां से ईंट निकालना शुरू करती है और कुछ ही पलों में रिटेनिंग वॉल ढह जाती है। अब जैसे ही वो यहाँ से बाहर निकलती है उसे एक अजीब एहसास होता है, उसके घाव अपने आप भरने लगते हैं और अब इससे साफ हो जाता है कि उस खून में नहाने के बाद मार्सिया भी अमर हो चुकी थी। फिर अपने दुश्मनों का अंत करने के इरादे से वो ऊपर की मंजिल की ओर बढ़ती है। वहीं दूसरी तरफ जोश को वैम्पायर चारों ओर से घेर लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि उसे कुर्सी से बांधकर रस्म की टेबल के पास बैठाया जाता है।
जहां वोनी अपने साथियों के साथ किसी चीज को पलटने की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान अब अमर हो चुकी मार्सिया चुपचाप अंदर दाखिल होती है और सब कुछ देखती रहती है। तभी वहां बूढ़ा नौकर भागते हुए आता है और चिल्लाकर बताता है कि काउंटेस का स्नान कुंड नष्ट हो चुका है। ये सुनते ही सभी घबरा जाते हैं और कमरे से बाहर निकल जाते हैं। मौके का फायदा उठाकर मार्सिया तुरंत अंदर आती है, जोश को आजाद करती है और साथ ही पवित्र लिखावट वाले दस्तावेज उठा लेती है। लेकिन तभी अचानक वैम्पायर लॉरा उस पर हमला कर देती है। दोनों के बीच हथियारों से जबरदस्त लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे को गंभीर रूप से घायल कर देती है। लेकिन जल्द ही लॉरा की घमंड भरी गलती उस पर भारी पड़ती है, क्योंकि एक पल की चूक में मार्सिया उस पर ब्लेड से वार कर देती है और फिर एक लोहे के गोले से उसका चेहरा कुचल देती है, जिससे ऐसा लगता है कि लॉरा मारी जा चुकी है। फिर बिना समय गवाए मार्सिया वहां से बाहर निकलती है और एक घोड़े की मदद से जंगल की ओर दौड़ पड़ती है। लेकिन उसका पीछा अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि वोनी और हेलेना दोनों राक्षसी रूप में उसके पीछे लग जाती हैं। तभी मार्सिया एक पुराने जाल के पास से गुजरती है और सही मौके पर वो उसे खींच देती है। जाल सीधा वोनी के ऊपर गिरता है, जिससे वो अपना संतुलन खो बैठती है और नीचे लकड़ी की नुकीली बल्लियों से भरे गड्ढे में गिर जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब हेलेना अचानक घोड़े को डरा देती है, जिससे मार्सिया को मजबूरन घोड़े पर से छलांग लगानी पड़ती है। अब चूंकि वो नदी के पास थी, इसलिए वो अपनी समझदारी से वैम्पायर को पानी की ओर बहला फुसलाकर बुला लेती है। फिर मार्सिया नदी की गहराइयों में चली जाती है। इसी दौरान हेलेना मछली पकड़ने वाले जाल में फंस जाती है। अगले ही पल मांसाहारी मछलियां उस पर टूट पड़ती हैं, जिस कारण वो मर जाती है। दूसरी ओर एस्थर वापस किले में पहुंचती है और वहां मौत का मंजर देखती है। जोश के हाथों में ब्लेड देखकर वो तुरंत उसे कत्ल का दोषी ठहराती है, लेकिन जोश उसे साफ इनकार करता है। तभी वही बूढ़ी नौकर पीछे से एस्थर पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इस पर एस्थर बिना हिचके उसे गोली मार देती है। जैसे ही वो यहाँ से बाहर निकलती है, एक और झटका उसका इंतजार कर रहा होता है। मैथ्यूज और उसकी साथी गाड़ी से जोश को टक्कर मार देते हैं। कुछ ही देर में मार्सिया भी यहाँ पहुंच जाती है। मैथ्यूज उससे सीधे लिफाफे के बारे में पूछता है, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, एस्थर दोनों के हाथों से कागज छीन लेती है। मैथ्यूज गुस्से में उससे भिड़ जाता है, लेकिन एस्थर कहती है कि उसने उसका पूरा इतिहास पढ़ लिया है और उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर देती है। मैथ्यूज इस बात को नजरअंदाज करता है और उसकी साथी एस्थर को गाड़ी से कुचलने की कोशिश करती है, लेकिन एस्थर पलटकर गोली चला देती है और उसे मार गिराती है। जिसके बाद मैथ्यूज एस्थर पर चिल्लाने लगता है कि तभी पीछे से लेडी वोनी अचानक प्रकट होती है और बिजली की तेजी से मैथ्यूज को मार डालती है। अब वोनी एस्थर से पेपर्स मांगती है, लेकिन एस्थर उसे भी गोली मार देता है और तभी सबसे डरावना पल आता है। जिन वैम्पायरों को सब मरा हुआ समझ रहे थे, वो सभी एक एक करके फिर से जाग उठते हैं। डरी सहमी और हालात को ना समझने वाली एस्थर फौरन मैथ्यूज की गाड़ी से एक वैम्पायर को कुचलते हुए वहां से भाग निकलती है। अब बिना किसी गाड़ी के मार्सिया और जोश जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। उन्हें पता था कि अगर वो देर करेंगे तो प्राइवेट एरिया से बाहर निकलने से पहले ही पकड़ लिए जाएंगे, इसलिए अब तीनों सीधे बोट हाउस की ओर भागते हैं, जहां पानी के नीचे छुपा हुआ टनल का रास्ता मौजूद था। कुछ मिनटों बाद वो एक गुफा से बाहर निकलते हैं और खुद को एक शूटिंग रेंज के पास पाते हैं। यही उन्हें एस्थर मिलती है, जो वेपन्स की तलाश में यहाँ पहुंची थी। लेकिन कार में बैठने से पहले ही ज़ॉम्बी क्रिएचर्स यहाँ पे आ जाते हैं और मजबूरी में तीनों को शूटिंग रेंज के अंदर छुपना पड़ता है। थोड़ी देर बाद मार्सिया देखती है कि वैम्पायर बाहर घात लगाकर खड़े हैं और हमला करने का इंतजार कर रहे हैं। जोश एस्थर पर आरोप लगाता है कि वही काउंटेस के समझौते की चौथी सदस्य है। वो कहता है कि एस्थर सिर्फ पुलिस ऑफिसर होने का नाटक कर रही है, क्योंकि उसे काउंटेस ने ठुकरा दिया था। अब वो उन पेपर्स को सिर्फ अपने लिए चाहती है, ताकि अकेले ही इस श्राप से बाहर निकल सके। अब माहौल बहुत गर्म हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे पर बंदूक तान देते हैं। तभी मार्सिया बीच में दखल देती है और कहती है कि लड़ने से कुछ नहीं होगा। वो एक प्लान बनाती है जिसमें वो खुद चारा बनेगी। तीनों शूटिंग रेंज में हथियार तैयार करते हैं और फिर प्लान शुरू होता है। मार्सिया बाहर निकलती है और जानबूझकर क्रीचर्स का ध्यान अपनी ओर खींचती है। अचानक लाइट्स बंद हो जाती है और भयानक हमला शुरू हो जाता है। मार्सिया कैसे न कैसे करके उन्हें रेंज के सामने तक खींच लाती है, जहां बंदर से गोलीबारी शुरू हो जाती है। गोलियों की बौछार से वैम्पायरों के शरीर के चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं, लेकिन वो मरते नहीं है, बस कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं। और तभी कुछ और डरावना होता है। कटे फटे प्राणी फिर से जुड़कर एक भयानक रूप बना लेते हैं। मार्सिया बाहर जाकर कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि चाबियां गायब हैं। उधर एस्थर की गोलियां खत्म हो जाती हैं, जिसके बाद जोश उसे आखिरी गोली देता है
और इसी पल सच्चाई सामने आ जाती है, क्योंकि जोश अचानक एस्थर को गोली मार देता है और पेपर्स अपने हाथ में ले लेता है, जिससे ये साफ हो जाता है कि जोश ही चौथा सदस्य है। मार्सिया ये सब देख लेती है। वो जोश के ट्रक की ओर दौड़ती है और कैबिन में चाबियां ढूंढने लगती है। तभी उसे एक फ्यूल कैन मिलता है, जिसके नीचे उसे एक सीक्रेट कंपार्टमेंट दिखता है। जैसे ही वो उसे खोलती है, वहां उसे इंसानी शरीर के टुकड़े मिलते हैं और तभी मार्सिया का सामना होता है जोश से, जिसकी सच्चाई पूरी तरह साफ हो चुकी थी। जोश शुरू से ही झूठ बोल रहा था कि वो कोई इंसान नहीं, बल्कि वो भी उन्हीं ज़ॉम्बी क्रिएचर्स में से एक है। जोश आखिरकार अब पूरा सच कबूल कर लेता है। वो बताता है कि उसने ही मैथ्यूज से गुमनाम तौर पर संपर्क किया था ताकि वो चुपचाप पेपर्स लेकर आए और बदले में उसे भारी इनाम देने का वादा भी किया गया था। लेकिन मार्सिया की एंट्री ने उसके पूरे प्लान पर पानी फेर दिया। जोश कहता है कि उसे अपने ही साथियों से नफरत थी, इसलिए वो अकेले ही श्राप से आजाद होना चाहता था। इसके बाद वो उल्टा मंत्र पढ़ना शुरू करता है और खुद को आग के हवाले कर देता है और इसी पल वो श्राप से मुक्त हो जाता है। लेकिन इसकी कीमत बहुत भयानक होती है। अब जैसे ही जोश आजाद होता है, तभी एक सबसे विकराल और डरावना राक्षस जन्म लेता है। जोश जल्दी से बाकी दस्तावेज मार्सिया को पकड़ाता है और चिल्ला चिल्ला के कहता है, भाग जाओ। फिर यह पूरा इलाका आग की लपटों में घिरने लगता है। वही राक्षस जोश को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। मार्सिया जैसे ही बाहर निकलती है, उसका सामना होता है खुद काउंटेस से। बदले की आग में जलती हुई राक्षसी काउंटेस उसे दीवार पर दबा देती है और लिखावट वाले कागज छीन लेती है। लेकिन तभी मार्सिया की नजर टेबल पर रखे बोट के मोटर इंजन पर पड़ती है। वो बिना सोचे समझे मोटर चालू कर देती है और उससे राक्षस के शरीर को चीर डालती है। साथ ही पेपर्स भी उसी आग में नष्ट हो जाते हैं। अब गुस्से में मार्सिया मोटर को हथियार बनाकर खड़ी होती है। काउंटेस अपने असली श्रापित रूप में लौटती है और कहती है कि मैं हमेशा जिंदा रहूंगी। लेकिन मार्सिया को अब किसी बात की परवाह नहीं होती। वो पूरे जोर से हमला करती है और राक्षस का सर पूरी तरह से कुचल देती है। इसके बाद वो वापस उस कमरे में जाती है जहां वो म्यूटेंट राक्षस जोश को मारने वाला होता है। मार्सिया मोटर की ब्लेड से उस पर बेरहमी से हमला करती है और वैम्पायरों के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिसके बाद आखिरकार बुराई का सर्वनाश हो जाता है। मार्सिया जोश को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी किस्मत स्वीकार कर चुका होता है। वो खुद को आग में जलने देता है और वहीं मर जाता है। मार्सिया बाहर निकलती है और देखती है कि उसके अमर दुश्मन धीरे धीरे जलकर राख बनते जा रहे हैं। कुछ घंटों बाद आखिरी सीन में हम देखते हैं कि मार्सिया श्रापित इलाके की सीमा पार कर रही है। अब वो जिंदा है, अब वो आजाद है और सबसे बड़ी बात, अब वही अमर है। वही ताकत जो उसके दुश्मन सदियों से चाहते थे, वो अब सिर्फ उसके पास है। और इसी के साथ हमारी कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि अगर आप अमर होते तो क्या क्या करते। हमारे चैनल फिल्म एडिक्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।